तो सुमन्यु मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ जहां पे मैंने क्लास को छोड़ा था। अब तो हमारा क्वेश्चन जो था ना वो ये था कि ये n1 है और ये n2 है एंड दिस 60 डिग्री। तो आप खास तौर से ऐसे क्वेश्चंस में देखो एंड गेट रेडी फॉर द पेपर, मतलब गेट रेडी फॉर द पेपर वॉज रियली क्वेश्चन की लैंग्वेज अजीब सी कर दी थी कि पहले उन्होंने कि n1 इक्वल टू n2 मिनिमम डेविएशन का केस था, n2 इक्वल टू 1.5 और उन्होंने बोला कि अगर मान लो कि तब मिनिमम डेविएशन का केस है उसे आपने सब कुछ निकाल लिया, उससे आपने निकाल लिया कि ये जो एंगल होगा दिस विल बी 30 डिग्री, मतलब आर इसका 30 डिग्री आ गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आर एस भी क्या होगा, आर एस भी 30 डिग्री आ जाएगा। आपने उससे निकाल लिया। फिर इन्होंने बोला कि अगर मान लो कि ऐसा हो कि आप जो n1 है वो n है और n2 की वैल्यू जो है, n2 की वैल्यू अगर n1 प्लस डेल्टा n हो तो फिर जो i है वो क्या हो जाएगा, e। वैसे इस केस में e और i इक्वल होते हैं, मिनिमम डेविएशन में e और i इक्वल होते हैं, तो वैसे e और i इक्वल थे, बट अब क्या होगा, जो e होगा दैट विल बी i प्लस डेल्टा e, जो e होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, जो i है प्लस डेल्टा e। तो देखो यही था यहाँ पे जब आपने आर एस साइन 30 लगा दिया, और ये एक बार नहीं कितनी बार, मतलब जैसे मैं इस कॉन्सेप्ट को पहले यहाँ लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। जैसे आपसे बोला गया ना कि मान लो यहाँ पे जो मीडियम है, जब आप वाई डायरेक्शन के लॉन्ग मूव करते हो तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू इज ए फंक्शन ऑफ वाई। लाइट रे आपने यहाँ पे ऐसे डाली या लाइट रे आपने सर्टेन एंगल पे डाली। जनरली बाउंड्री कंडीशंस के लिए वो लोग करते क्या है, लाइट रे को यहाँ पे लाइट रे को वो लोग क्या करते हैं कि वो पैरेलल डाल देते हैं, मतलब बाउंड्री कंडीशंस लाइट रे पैरेलल डाली। अब क्योंकि सो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लो इंक्रीज कर रहा है तो लाइट रे क्या होगी, नॉर्मल की ओर बेंड करेगी और कुछ ऐसे जाएगी। इन सारे केसेस में जनरली क्या होगा, n1 साइन i1 इक्वल्स टू व्हाट, n2 साइन i2 इक्वल टू n3 साइन i3। कितने सारे क्वेश्चंस इससे ही सॉल्व होते हैं, तो आप ठीक से देखना। जैसे इस केस में होता, मैं भी इस वाले पॉइंट पे आऊंगा इसी के थ्रू। तो आप यहां पे देखना कि जैसे बाउंड्री कंडीशंस क्या हुई, यहाँ पे एयर है यानी n1 1 हो गया, साइन आई कितना है 90 डिग्री, नॉर्मल से एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, तो ये 1 आ गया। अब n2 साइन i2 का मतलब कि अगर मैं यहां पे लेता, इस जगह i की वैल्यू i2 है, यहाँ i कितना है i2, तो यहाँ पे जो इस प्लेस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है इट्स ए फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है, i का फंक्शन है। इस यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स y का फंक्शन है। तो इस जगह क्या होता, अगर मान लो मैंने बोला यहाँ पे ये रे ऐसे डाली गई होते और यहाँ पे एयर है, ये 1 आ गया, तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो y का फंक्शन है, ये यहाँ से y डिस्टेंस दूर है, तो आपका y का फंक्शन आ गया इंटू वॉट साइन आई, इस जगह का i है i2, तो इससे क्या होगा आपका 1, और इससे आपका साइन i की वैल्यू आ गई 1/fy, दैट मीन्स की साइन i y के फंक्शन के टर्म्स में आ गया। अब अगर आपका i आ गया, अगर मैं इस जगह लूंगा तो इस जगह जो x एक्सिस के साथ एंगल होगा वो क्या होगा 90 माइनस आई होगा, ये आई है बिल्कुल, मतलब इंस्टेंटेनियस। यहाँ पे जैसे आप बोलोगे यहाँ तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बाद आएगा, नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी मूवमेंट पे, मतलब आपने डिस्टेंस नहीं बढ़ाई उसी पॉइंट पे। अगर ये आई है तो यार एंगल कितना आएगा 90 माइनस आई, ये आ गया आपका 90 माइनस आई। तो आपको साइन आई पता है। अब इस कर्व का डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा, इट विल बी कॉट आई टेन थीटा, और आई कितना है यहाँ पे एक्स एक्स के साथ एंगल कितना है 90 माइनस आई, सो दैट मींस व्हाट की dy by dx इज 10i 10 90 माइनस आई, दैट इज व्हाट cot i। sin i आपको y के फंक्शन में पता है, आप cot i की वैल्यू डाल दोगे, तो dy ओवर dx इज ए फंक्शन ऑफ y, y वाले टर्म्स अलग कर लो, x वाले टर्म्स अलग कर लो। अब बोलोगे ये रे यहाँ पे कहां से बाहर आएगी, तो आपने y की लिमिट डाल दी 0 टू d, ये मान लो ये थिकनेस d है 0 टू d, x की लिमिट 0 टू x,
तो आपका एक्स आ रहेगा, कहां पे बाहर आएगी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये y का फंक्शन है, एक और y एक और x, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x 0 टू y एज अ फंक्शन ऑफ x आ जाएगा ना। आप ये जो मैंने बताया आपको समझ गया आप इसे, क्यों? यस सर। ठीक है ना। अब आप ये देखो, नाउ यूल सी, तो मैंने क्या बोला कि जिस मीडियम में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उस जगह का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनटू उस जगह का साइन ऑफ आई वो लगातार क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और ऐसे में बाउंड्री कंडीशंस पे ध्यान दिया करो, क्योंकि जैसे आप बोलो कि आपको अब इसकी जरूरत थी यहाँ पे, तो बाउंड्री कंडीशंस में आई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पे 1 है, एयर है, और आई कितना 90 डिग्री, तो उससे आपको उस कांस्टेंट की वैल्यू पता लग गई। अब वही चीज आपने यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई की, यहाँ पे साइन ऑफ आर डैश इंटू वॉट n2 into what n2 is equal to what, this equals what, यहाँ पे sin e, sin of e into what, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हुआ 1, दिस इज क्लियर ना। अब आर डैश आप ऑलरेडी निकाल चुके थे कि वो 30 डिग्री था, आपने हाफ डाल दिया इंटू वॉट n2। अब इसे n2 को हमें इसी को वेरी कराना है, हमें वेरी क्या कराना है, n2 तो n1 प्लस डेल्टा n है, मतलब आप चाहो तो इसे अभी n जनरल लिख दो, इट इज व्हाट n, दिस बिकम्स इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू साइन ई, साइन ई की वैल्यू आपकी, अब इसे आप क्योंकि n2 को वेरी कराओगे तो e वेरी करेगा, इसलिए अभी से वेरिएबल लिखो इनटू व्हाट 1, मतलब अभी आप ये r डैश ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो आपका क्या हुआ कि जब आप इसे n2 को वेरी कराओगे तो n2 को वेरी कराने से क्या होगा, आपका n2 को वेरी कराने से e वेरी करेगा, इसलिए आपने क्या किया, डेल्टा ऑफ dn2 है ना इंटू हाफ इज इक्वल टू कॉस ई इंटू वॉट डेल्टा ई। अब ये कॉस ई है, साइन ई की वैल्यू आपने निकाली थी शायद, मेरे ध्यान है 3/4, साइन ई की वैल्यू, साइन आई की वैल्यू क्या आई थी 3/4 आई थी, यहां से निकाली थी ना आपने, यहां से निकाला था कि साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ 30, क्योंकि ये 30 निकाला इक्वल टू व्हाट 1.5 था, 1.5 मीन्स 3/2, तो साइन आई की वैल्यू आ गई आपकी 3 इंटू, और ये यहाँ जाएगा तो 1/2 मल्टीप्लाई होगा, दैट इज व्हाट 3/2 इंटू 1/2, सो दैट इज व्हाट 3/4। अब यहाँ पे cos e की वैल्यू आप डाल दो, सो दैट बिकम्स dn2, dn2 इज इक्वल टू, ये आ गया 2 इंटू वॉट, अगर साइन ई 3/4 है तो कॉस ई आ जाएगा इसके रूट ऑफ 1 माइनस और 9/16 आ गया, 2 इंटू दिस थिंग इंटू वॉट डेल्टा ई, तो ये था कि डेल्टा ई इज इक्वल टू वॉट, ये डेल्टा इनटू के प्रोपोर्शन है, डेल्टा ई डेल्टा इनटू के प्रोपोर्शन है। अब जो ऑप्शन थे, लास्ट के 2 ऑप्शंस थे, उनमें से आप वैल्यूज को चेक कर डाल करके चेक कर लेना, मतलब पॉइंट यहाँ पे केवल यही था। तो अगर आप क्वेश्चन के नेचर को समझते तो मींस कि जैसे ऐसे में लगता कि बड़ी चीजें वेरिएबल हो रही, कहीं कुछ हो रही, और ऐसा एक चैप्टर में नहीं, कई एक इसमें होता है, तो आप वहां पे ना करने से बेटर क्या करोगे, जब क्वेश्चन आपको दिया जाए उसमें उन्हीं इक्वेशंस के थ्रू जो जनरली बनते हैं उसी में आपको करके कि इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दे रखी किस फॉर्म में है, मैं उस इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से लेता हूँ कि अगर आप यहाँ पे यही हुआ, जब आपने इक्वेशन लिखा तो आपको लगा कि जब ये वेरी करेगा तो ई भी वेरी करेगा, और तो आपने इसे डिफरेंशिएट कर लिया, और ये सब क्या हुआ, पहले वाला टर्म वो कांस्टेंट हो गया, तो साइन ई की वैल्यू आपने वही यूज कर ली, क्योंकि आपको दे रखा ना ई इक्वल टू आई प्लस डेल्टा ई, पहले वाला ई था, वो वही था जो आई के इक्वल था, जैसे कि हमने 30 डिग्री लिया था, पहले वाला वो वही था, समझ रहे हो ना। और बाद में जब आप n चेंज कराओगे, n2 को थोड़ा सा चेंज कराओगे n प्लस डेल्टा n, तो फिर क्या होगा, e में थोड़ा सा चेंज आएगा, तो दैट मींस जब cos e की वैल्यू डालनी पड़ेगी तो आप क्या डालोगे, मान कि आपको cos e प्लस डेल्टा e भी डालना है, आप बोलो e प्लस डेल्टा e, तो डेल्टा e तो नेग्लिजिबल है ना, तो cos e की ही वैल्यू लोगे, समझ गए इसे, राइट। तो मैंने आपको रे यस ऑफ एक्स सर। में जो जो चीजें यूज की वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये इसमें आती हैं। अब मुझे थोड़ा सा कराना होगा, उसके बाद फिर मैं जेई के क्वेश्चंस में उसके बाद आऊंगा, मतलब पहले आप थोड़ा सा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ एक कैलकुलेशंस हैं और कुछ ईएम वेव के हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जेई के पेपर में ईएम वेव को ऐड किया गया था,
तो जब ईएम वेव को ऐड किया गया तो आपको जनरली इसमें इक्वेशंस वाले पार्ट पे वो ध्यान देते हैं। इक्वेशन वाले पार्ट में पहला तो क्या हुआ कि एक हुआ आपका कि अगर ई एक्स इक्वल ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के जेड है, तो ये वेव किस ओर जा रही है, पॉजिटिव जेड में जा रही है। और इस वेव में जो मैग्नेटिक फील्ड बी होगी ई बी इक्वल्स टू एक्स में है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन, वेव जा रही है प्लस जेड के रॉन्ग, तो मैग्नेट बी किस ओर होगी, मैग्नेटिक फील्ड बी होगी वाई के रॉन्ग। ये किस ओर होगा, वाई के रॉन्ग। तो दैट विल बी बी वाई इक्वल टू ई नॉट बाई सी, बिकॉज यू नो दैट ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू व्हाट, सी। ये सी होता है। अब यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा टी, वेव तो उसी ओर जाएगी माइनस के जेड, लेकिन आपको इस पे ध्यान देना होगा। कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे माइनस आएगा और कभी माइनस नहीं आएगा, तो वो आप कैसे डिसाइड करोगे कि माइनस आएगा या नहीं आएगा। आप ये देखो कि पॉइंटिंग वेक्टर एस, जिसका कि लास्ट ईयर डायमेंशन में ये रॉन्स में क्वेश्चन भी आया था इसी पेपर में, पॉइंटिंग वेक्टर एस इक्वल टू ई क्रॉस बी अपॉन व्हाट, न्यू नॉट। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड कितनी एनर्जी आगे जा रही है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी आगे जा रही है, दैट इज व्हाट एस। जिस ओर एनर्जी आगे जाएगी उसी ओर वेव का डायरेक्शन होगा, उसी ओर क्या होगा, वेव का डायरेक्शन होगा। मतलब यहां पे वेव का डायरेक्शन ये सर्टेन है, जेड के रॉन्ग है, वेव का डायरेक्शन जेड के रॉन्ग है, दिस सर्टेन। अब वेव का डायरेक्शन अगर जेड के रॉन्ग है तो आपका ई क्रॉस बी इक्वल टू एस, उससे क्या होगा, आप बी का डायरेक्शन निकाल लोगे। मतलब ये हमेशा नहीं है कि मैंने यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव ही आए। जैसे बताता हूं आपको, मान ली वेव इस ओर जा रही है तो वेव का डायरेक्शन इसी ओर होगा। अब हुआ क्या, ई का डायरेक्शन इस ओर है, ई का डायरेक्शन आपकी ओर है, इज दैट क्लियर। अब मान के मैं लेता हूं बी ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर भी वाई है और नीचे की ओर भी वाई है। तो जब आप ई क्रॉस बी करोगे तो ई क्रॉस बी, राइट हैंड रूल से ई क्रॉस बी, क्योंकि आपका ऊपर की ओर मान लो बी है तो ई क्रॉस बी ये किस ओर आ गया, पीछे की ओर। ई क्रॉस बी, बी अगर ऊपर की ओर होता ये पीछे की ओर आ गया, लेकिन आपकी तो वेव इस ओर जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ई इस ओर है तो बी नीचे होगा, तो ई क्रॉस बी अब क्या आया, इस ओर, और इसी ओर एनर्जी जा रही है। एनर्जी आपको जेड के लॉन्ग है, मान लो ये जेड डायरेक्शन है, तो आपने यही किया यहाँ पे। जैसे मान लो इसी केस में करो, मैंने जेड के रॉन्ग ली है, वेव पॉजिटिव जेड में जा रही ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दे ही रखा, मैग्नेट बी का आपने निकाला है, इलेक्ट्रिक में ई नॉट है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में आपने अभी लिया, जिस मोमेंट पर रिप्रेजेंट किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड किस ओर है, पॉजिटिव एक्स में है। अब आप देखो ई, अब बी के लिए वाई में है, वाई में बोर्ड की ओर या आपकी ओर, मैं लेता बोर्ड की ओर, तो ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी, वेव ऊपर की ओर आई और वेव ऊपर की ओर जा भी रही है, वेव किस ओर जा रही, ऊपर की ओर, समझ रहे हो ना। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे वाई का, मैग्नेट बी का पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना बी वाई इज करेक्ट। लेकिन अगर ऐसा होता ये प्लस जेड होता, ये प्लस जेड, तो यहां तो प्लस जेड आता ही, यहाँ पे प्लस जेड आता, लेकिन यहाँ पे देखो क्या होता, अगर वेव निगेटिव जेड में जा रही है और ई आपका पॉजिटिव लिखा है, ई क्या लिखा गया, पॉजिटिव, तो दैट मीन्स व्हाट कि ई क्रॉस बी। अब अगर आप ई पॉजिटिव एक्स की ओर है और बी को अगर आप पॉजिटिव वाई में लेते तो ई क्रॉस बी, बी को अगर आप पॉजिटिव वाई में लेते तो वेव किस ओर जाती, पॉजिटिव जेड में, लेकिन वेव किस ओर जा रही है, यहाँ प्लस होता तो नेगेटिव जेड। दैट मीन्स कि ई क्रॉस बी, अब ये होगा ई इस ओर, बी आपकी ओर, यानी कि नेगेटिव वाई में, आपकी ओर का मतलब नेगेटिव वाई में, तो ई क्रॉस बी, अब वेव किस ओर जाएगी, नेगेटिव जेड। तो इस चीज का ध्यान रखना कि वेव किस ओर जा रही है, उससे यहाँ पे प्लस या माइनस आ सकता है, आप इस पे ध्यान दोगे। दिस इज क्लियर ना। साथ में अगर उस ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ई नॉट है और मैग्नेट बी का एम्पलीट्यूड बी नॉट है, तो जो एवरेज एनर्जी होगी, दैट एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी, दिस अबाउट द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से, सो दैट विल बी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, मतलब एनर्जी ऑफ द यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में वेव की वजह से जो एनर्जी हुई दैट विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर।
अगर इसी एनर्जी को आप मैग्नेटिक फील्ड बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहो टोटल एनर्जी को, तो हाफ बी स्क्वायर अपॉन बी नॉट स्क्वायर अपॉन बी नॉट। ये मैं टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं। अगर आपसे वो लोग बोले एवरेज एनर्जी बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यू एवरेज ओनली ड्यू टू ई, तो वो क्या होगा, इसका हाफ, दैट मींस की 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर, दैट विल आल्सो बी इक्वल टू एवरेज एनर्जी ड्यू टू बी, दैट विल आल्सो बी 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन व्हाट, मी नॉट। मतलब जितनी टोटल एनर्जी है उसका आधा इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा एवरेज, और आधा कंट्रीब्यूशन किसका होगा, मैग्नेटिक बी का। मतलब जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्यू टू है उतनी ही यू एवरेज होगी, यू एवरेज ड्यू टू बी ऑल्सो यही होगा, ड्यू टू बी जो होगा दैट विल आल्सो बी सेम, यही आएगा जितना ये है। ये समझिए ना, ठीक है। मतलब ये एनर्जी वाला पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब वो पार्ट इंक्लूड कर दिया गया है। सो एज आई अंडरस्टैंड एनर्जी वाला पार्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आप देखो, जो मैंने बोला आपसे, तो नॉर्मली जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक पार्ट हो गया, एक पार्ट उसके थोड़े से कैलकुलेशन से रिलेटेड है, दैट आई टेल यू। और आपके पास एक बल्ब है, बल्ब की पावर पी है, मतलब बल्ब का मतलब कोई भी लाइट सोर्स, और ये मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट कर रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट जब ये एमिट करता है तो इसमें वेवलेंथ लैम्डा है, वेवलेंथ इज व्हाट, लैम्डा। आप समझ गए मेरी बात, वेवलेंथ इज व्हाट, लैम्डा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड, ये सारे कैलकुलेशंस देखना आपको, इसमें से ऐसा नहीं आते होंगे, बट इन्हें ठीक से आप समझना। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, एमिटेड पर सेकेंड। एनर्जी पर सेकेंड बल्ब की पावर पी है, पी इज द पावर, यानी कि इतनी एनर्जी पर सेकेंड एमिट हो रही, तो दैट इज व्हाट, पी अपॉन एच सी बाई लैम्डा, इतनी होगी। अब बोल रहे फोटोन फ्लक्स पर यूनिट एरिया एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, तो जो फोटॉन्स निकलेंगे लाइट की स्पीड से चारों ओर ट्रेवल करेंगे, तो जो फोटॉन्स निकलेंगे और लाइट की स्पीड से चारों ओर ट्रेवल करेंगे, जितने इससे निकलेंगे किसी भी एरिया को क्रॉस करने वाले फोटॉन्स उतने ही होंगे, बिकॉज फोटॉन्स आर नॉट स्टेबल। इस एरिया में जितने फोटॉन्स पहुंचेंगे पर सेकेंड उतने ही इसे क्रॉस करेंगे। तो फोटॉन फ्लक्स पर यूनिट एरिया एट अ डिस्टेंस आर विल बी इक्वल व्हाट, ये पैरामीटर n था, तो ये आ रहेगा n अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आ रहेगा, ये निकाला n, तो ये क्या रहेगा, n अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आ रहेगा। फिर है फोटॉन्स फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस आर। इसमें क्या होगा, यहां से एक सेकंड में n फोटॉन्स चारों तरफ पास होंगे, तो चारों तरफ dt सेकेंड्स में कितने फोटॉन्स पास होंगे, ndt। चारों तरफ dt सेकेंड्स में किसी भी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करने वाले, मतलब किसी भी स्फेरिकल एरिया को बाहर से बाहर जाने वाले फोटॉन्स का नंबर क्या होगा, ndt, ndt। और वो जो फोटॉन्स होंगे dt सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, cdt, लाइट की स्पीड से ला रहे हैं। फिर जो वॉल्यूम यहाँ आएगा चारों तरफ, यह आएगा आपका वॉल्यूम 4 पाई r स्क्वायर इंटू सी डी टी, 4 पाई r स्क्वायर इंटू वॉट, सी डी टी। सो दिस इज द, ये आपका आ गया n बार, ये था n बार, और ये आ गया n डबल बार फोटॉन फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो दिस बिकम्स इक्वल टू dt से dt कट गया, और ये आ गया आपका n अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, कितना आ गया, n अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। n आपने यहां से निकाला, उसे 4 पाई स्क्वायर इंटू सी से डिवाइड करो, इट इज व्हाट, फोटॉन फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। और आप देखो एक बार जेई में क्वेश्चन यूज क्या किया गया था, आपको अगर फोटॉन फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम पता लग गया कि यूनिट वॉल्यूम में 8 इतने फोटॉन्स हैं, यूनिट वॉल्यूम में 8 इतने फोटॉन्स हैं, तो यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी होगी
अल्टीमेटली वेव इज व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के फॉर्म में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एम्पलीट्यूड एप्सिलॉन नॉट है तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। बोला गया उस प्लेस पे यहां से r से दूर व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो यूनिट वॉल्यूम में इतनी एनर्जी होगी। और अभी जो हमने निकाला यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी कितनी है, n अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू c इंटू व्हाट hc बाई लैम्डा, क्योंकि इतने तो फोटॉन्स हुए ना और एक फोटॉन की एनर्जी इतनी, तो यूनिट वॉल्यूम में इतनी फोटॉन्स का नंबर इतनी एनर्जी होगी। और हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, उसमें यही पूछा था कि r से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एम्पलीट्यूड क्या होगा, आप से ई नॉट की वैल्यू निकाल दोगे, ये आ रहेगा। और अगर वहां पे मैंगल बी का एम्पलीट्यूड पूछा गया होता तो आपका ई नॉट जो आता ई नॉट अपॉन सी कर देते, दैट इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाता। समझ रहे हो। अब इसके बाद इसी वाले पार्ट में एक और कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन ये है कि अगर आप देखोगे कि मैं बोलूं कहीं पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई है, आई इज व्हाट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब आप क्या लेते, जो वहां पे एस था एस ही आई होता है। आई इज व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन in unit time. I is what? It is the amount of energy passing through the unit area of cross section in unit time. ठीक है ना, वही S था, amount of energy passing through the unit area of cross section in unit time, वही सेम चीज। तो अगर इतनी एनर्जी पास हो रही है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स यूनिट एरिया में कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स falling per unit area per second इक्वल टू आई अपॉन इतनी एनर्जी आ रही है और एक फोटॉन की एनर्जी कितनी, एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा, सो दैट बिकम्स आई लैम्डा अपॉन एच सी। इतनी एनर्जी आ रही है, इतने क्या आ रहा है, इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं यूनिट एरिया में। अब एक फोटॉन जब ट्रेवल करता तो उसके साथ मोमेंटम कितना रहता है, एच बाई लैम्डा। जब एक फोटॉन ट्रेवल करता तो उसके साथ मोमेंटम क्या रहता है, एच बाई लैम्डा, राइट। तो जब इतने फोटॉन्स यूनिट एरिया में आ रहे हैं तो वो अपने साथ कितना मोमेंटम ला रहे हैं, यूनिट एरिया में मोमेंटम एक सेकंड में कितना ला रहे हैं, क्योंकि ये एक सेकंड में यूनिट एरिया में है, वो अपने साथ मोमेंटम ला रहे हैं आई अपॉन लैम्डा एच सी, और एक का मोमेंटम एच बाई लैम्डा, तो एच बाई लैम्डा एच से एच कट गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया, अपने पास मोमेंटम कितना ला रहे हैं अपने साथ, एच बाई सी। ये मोमेंटम पर सेकेंड ला रहे हैं, यानी कि ये फोर्स लग रहा होगा। अगर वो फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो गए, रिफ्लेक्ट नहीं हुए, और एब्जॉर्ब हो गए रिफ्लेक्ट नहीं हुए, तो इतना मोमेंटम पर सेकेंड ला रहे हैं, दैट मींस कितना फोर्स हो गया। और ये फोर्स कहां पे है, यूनिट एरिया में, यूनिट एरिया में फोर्स है, तो यही क्या आ गया, प्रेशर आ गया। सो दिस बिकम्स व्हाट, आई बाई सी, दिस व्हाट आई बाई सी, दिस व्हाट आई बाई सी, सो प्रेशर पी बिकम्स व्हाट, आई बाई सी। अब अगर आपसे फोर्स पूछा जाए, बोला गया जिस प्लेट पे आई इंटेंसिटी की लाइट आप डाल रहे हो, जहां पे आप आई इंटेंसिटी लाइट डाल रहे हो और जो एब्जॉर्ब हो रही है उसका एरिया ए है, तो आप फोर्स क्या कर दोगे, फिर फोर्स जो आ जाएगा, आप प्रेशर का फॉर्मूला आपने याद रखा आई के टर्म्स में, आई बाई सी, उसे फिर आप मल्टीप्लाई किससे कर दो, एरिया से। और अगर ये इंटेंसिटी आई की लाइट आई और परफेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाए, परफेक्टली क्या हो, रिफ्लेक्ट हो जाए, तो फोर्स कितना लगेगा, इसका 2 टाइम्स, तो जितना मोमेंटम आया उतना मोमेंटम वापस गया, सो दैट विल बी व्हाट 2i बाई सी इंटू ए। और अगर प्रेशर पूछा जाए तो कितना आ जाएगा, 2i बाई सी आ जाएगा। अब रियली आई हैव सीन की जो जेई एडवांस का पेपर है, जेई एडवांस के पेपर में वो लोग और कुछ नहीं करते, इन्हीं डेटा में क्या करेंगे, थोड़ा बहुत चेंज। वो चेंज कैसा कि बच्चे ने वैसा क्वेश्चन पहले ना कर रखा हो, उसे अभी इमीडिएटली सोचना पड़े। जैसे उसने बोला क्या, उन्होंने बोला 20% लाइट रिफ्लेक्ट होती है, 20% लाइट क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई। अब प्रेशर कितना होगा, P बाई आई बाई सी तो हो गया अगर वो इंसिडेंट हुई, और रिफ्लेक्ट होने वाला पार्ट कितना है, केवल 20%। तो दैट मीन्स कि उस 20% से ही फोर्स और लगेगा, और कितना प्रेशर और लगा, 0.2 आई अपॉन सी। अब इतना प्रेशर P आ गया, फोर्स में होता तो उसी में एरिया मल्टीप्लाई कर देते आप, तो एरिया से फोर्स आ जाता।
50% अगर रिफ्लेक्ट होता तो यहाँ पे 0.5 कर देते। और अगर ऐसे होता कि आपने लाइट को इंसिडेंट कराया, यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट कराया और वो सर्टेन एंगल थीटा पे आई और उसी थीटा से रिफ्लेक्ट हो गई। अब आप देखो, जो फोर्स का या मोमेंटम का नॉर्मल कंपोनेंट है, मतलब इस मोमेंटम का पी का इस ओर का कंपोनेंट क्या होगा, पी कॉस थीटा, और इस ओर का क्या होगा, पी साइन थीटा। तो जो मोमेंटम का कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल है उससे कोई फोर्स नहीं लगता है, उससे क्या होगा, कोई फोर्स नहीं लगता है, फोर्स केवल पी कॉस थीटा से लगता है। तो आप यहाँ पे जहां पे भी आई है बस आई कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कर दोगे और बाकी सब कुछ रिफ्लेक्शन वाला हो, कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन वाला हो, सारी कैलकुलेशंस क्या होंगे, सेम होंगे। इसी में समटाइम दे मेक इट व्हाट, स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड। हाउ? फिर ये 0.2 into 2 नहीं होगा? क्या चीज? सर वो 0.2 I/C, इसमें 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा साथ में? मल्टीप्लाई, देखो आपसे बोला गया ओनली 20% लाइट इज रिफ्लेक्टेड। तो जब लाइट इंसिडेंट हुई उससे तो पूरा का पूरी इंटेंसिटी का मोमेंटम आ गया, और जब रिक्वायर हुई तो उसमें से केवल 20% रिफ्लेक्ट हुई, तो उसका फोर्स केवल 20% वाला ही तो लगेगा ना। हाँ जी ठीक है सर। ठीक है ना। अब आप देखो इसी फिगर को वो लोग कई बार थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनाते हैं। उन्होंने बोला कि आर रेडियस का स्फीयर है, ठीक है ना। अब बोला गया लाइट ऐसे आई, आई इंटेंसिटी की, और पूरी एब्जॉर्ब हो गई। लाइट आई, आई इंटेंसिटी, और पूरी क्या हुई, एब्जॉर्ब। अब कितना फोर्स लगेगा, तो देखो होगा क्या, जो आर रेडियस का ऐसे स्फीयर है, वो स्फीयर उसका एरिया वो 2 पाई r², बट उस एरिया का डायरेक्शन सब जगह सेम नहीं है। यहाँ एरिया इस ओर है, इसका एक कंपोनेंट इस ओर आएगा, एक कंपोनेंट इस ओर आएगा। इस ओर के कंपोनेंट में एरिया में काउंट नहीं होगा, एरिया का क्या ज्यादा कंपोनेंट काउंट होगा, और इस एरिया को हम बोलते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। तो जो 4 पाई r² अपॉन 2, दैट इज 2 पाई r², ये स्फेरिकल एरिया है। आप इसका केवल प्रोजेक्टेड एरिया ज्यादा लोगे, ज्यादा प्रोजेक्टेड एरिया, सो दैट वी वॉट πr²। दैट मीन्स की फोर्स कितना होगा, अगर कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गई तो फोर्स होगा I/C मल्टीप्लाइड बाई πr²। आप केवल प्रोजेक्टेड एरिया लो। तो अभी इजी था, आपने डायरेक्टली कर लिया। लेकिन अगर ये ऐसा होता कि, ये अगर ऐसा होता कि लाइट यहां आई, और ये लाइट जो आई है वो लाइट यहां से बोला गया रिफ्लेक्ट हुई सर्टेन एंगल पे, ये लाइट क्या हो, सर्टेन एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई, और आपको रिफ्लेक्शन का एंगल दे रखा, ये जैसे नॉर्मल हुआ, नॉर्मल उन्होंने आपको बोल रखा कि इतने एंगल से रिफ्लेक्ट हुआ, कितने एंगल से। तो अब आप देखोगे, एक तो प्रोजेक्टेड एरिया है, दूसरा क्या हुआ, जो यहाँ पे मोमेंटम आया वो मोमेंटम इस ओर गया, तो मोमेंटम का जो चेंज, इसका कंपोनेंट जो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग आएगा कि वो वाला फोर्स होगा, मतलब इस मोमेंटम का पी का इस ओर का कंपोनेंट, ये थीटा तो पी कॉस थीटा, ठीक है। ये भी अगर सेम मोमेंटम पी हुआ, इस ओर का भी पी कॉस थीटा, और सरफेस के पैरेलल वाला मोमेंटम पहले भी पी साइन थीटा बाद में भी पी साइन थीटा, उससे मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। चेन ऑफ मोमेंटम क्या हुआ इस डायरेक्शन में, 2p cos थीटा होगा, 2p cos थीटा। लेकिन क्या होगा, यह भी इस पोजीशन के लिए नहीं, आप फिगर ठीक से देखो इसका। आपने क्या करा, यहां से अल्फा एंगल पे ये लिया, और जो लाइट आ रही है वो थीटा एंगल पे यहां से रिफ्लेक्ट होगी, थीटा एंगल पे क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई। तो ये आपने अल्फा एंगल पे डी अल्फा का पार्ट लिया, बिल्कुल डी अल्फा वाला पार्ट, ये चारों तरफ होगा, यहां पे भी होगा, पूरे चारों तरफ होगा अल्फा एंगल पे। तो इस ओर इसका जो मोमेंटम नॉर्मल डायरेक्शन में चेंज आया, दैट इज व्हाट 2p cos थीटा। p की वैल्यू वही h बाई लैम्डा, p एक उसी का तो है, फिर h बाई लैम्डा। फिर अगर जब आपको निकालना होता कि पूरे उसमें, तो आप उसमें क्या करते हैं, मतलब जितने फोटॉन्स एक सेकंड में इंसिडेंट हैं n, उसे आप n इंटू एच बाई लैम्डा कर देते हैं। पर सेकंड जितने फोटॉन्स आ रहे हैं n इंटू एच बाई लैम्डा, दैट इज व्हाट p आ जाता। समझ रहे हो ना। तो ये अब आप देखो, इससे जो फोर्स लगेगा इस ओर लगेगा,
इस फोर्स का भी एक कंपोनेंट काउंट होगा, कौन सा वाला, एक कंपोनेंट फोर्स का, इस वजह से इससे मैंने एफ निकाला, ये पी पर सेकेंड वाला मोमेंटम था, तो पर सेकेंड वाला फोर्स हुआ 2p cos थीटा, पर सेकेंड वाला मोमेंटम दैट मींस फोर्स हुआ 2p cos थीटा, और इसका एक कंपोनेंट फोर्स का इस हो रहेगा एफ cos अल्फा, एक इस हो रहेगा। जब नीचे वाले एलिमेंट के लिए होगा तो फोर्स का एक कंपोनेंट इस और एक कंपोनेंट इस हो रहा है, ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हुआ, क्या ये वाला कंपोनेंट काउंट होगा। सो दैट इज व्हाट 2p cos थीटा cos ऑफ अल्फा। थीटा यहाँ पे बिल्कुल कांस्टेंट था, वो तो एग्जामिनर ने दे रखा था कि लाइट कितने एंगल से, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने एंगल से रिफ्लेक्ट होती है, दैट वाज नोन। तो 2p cos थीटा 2 cos अल्फा याला, अब ये केवल इस वाले एरिया में हुआ, ये एरिया कितना होगा, दिस एरिया विल बी, ये रेडियस r है, ये रेडियस r हुई, समझ लो ना, तो ये रेडियस कितनी हुई, ये हुई r sin अल्फा, ये कितनी हुई r sin अल्फा, और ये r sin अल्फा विड्थ कितनी होगी r d अल्फा, तो एरिया आपका आ गया 2 पाई r sin अल्फा, 2 पाई r sin अल्फा सर्कमफेरेंस, और जो वो छोटी सी पार्ट की विड्थ हुई दैट इज व्हाट r d अल्फा। इतना फोर्स लगा x के लॉन्ग, अल्फा यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। आप अल्फा के लिए इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, क्योंकि पूरा हेमिस्फीयर है, एक और का पूरा पार्ट लोगे, आपने 2 पाई आर के साथ ऑलरेडी वो कंसीडर कर लिया, 2 के साथ दोनों ओर का कंपोनेंट कंसीडर कर लिया 2p cos थीटा के साथ, मतलब आपने वो 2 पाई आर जब ले लिया तो पूरे का आ गया है, और एक कंपोनेंट कैंसिल हो गया, दिस व्हाट इट इज द टोटल फोर्स। ठीक है, अगर आपको इसका पूरा एग्जैक्ट सॉल्यूशन देखना तो एचसी वर्मा में आप देखना, एचसी वर्मा में वही फोटोन वाले पार्ट में ये शॉर्ट एग्जांपल है, ठीक है, आप एक बार उसमें से देख लेना। ठीक है, ये वाला पार्ट हुआ जिसमें फोटोन में मोमेंटम है, फिर वो मोमेंटम कैसे, और साथ में आप उस फैक्ट को, बेसिक फैक्ट को जो आपने बोर्ड के लेवल पे किया, जेई मेन के लेवल पे किया, उसे इग्नोर मत करो। किस फैक्ट को, अगर आपके पास फोटोन है, उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और फोटोन में फर्क क्या है, फोटोन का रेस्ट मास 0, मतलब फोटोन केवल मूविंग कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं कि इस टाइप का पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, दिस इज नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, इसका रेस्ट मास 0 नहीं होगा, जिसका रेस्ट मास 0, इसकी भी वेवलेंथ लैम्डा है, आपको इसकी एनर्जी निकालनी, तो एनर्जी क्या होगी hc बाई लैम्डा। अगर आपको इसकी एनर्जी निकालनी है तो इसकी एनर्जी आप पहले लैम्डा से मोमेंटम p निकालो, p इज व्हाट h ओवर लैम्डा, फिर एनर्जी E निकालोगे p स्क्वायर बाई 2m, इसकी एनर्जी, जिसका रेस्ट मास 0 नहीं है उसकी वेवलेंथ से लैम्डा से एनर्जी आप p और फिर उससे निकालते हो, और जिसका रेस्ट मास 0 है उसकी एनर्जी डायरेक्टली आप निकाल सकते हो इससे hc बाई लैम्डा से। ठीक है, ये इसका क्लासिकल पार्ट हुआ जिसमें कि फोटोन के एक अंडरस्टैंडिंग की कितना मोमेंटम होगा, कितना प्रेशर होगा, कितना फोर्स होगा एंड ऑल। इसके बाद जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में आपको समझना क्या है, मैं इस सेशन के बाद फिर इसे मतलब ओवर कर दूंगा, तो जितना होगा फिर उसे मैं नेक्स्ट डे यानी कि कल कराऊंगा, ठीक है ना। सो आप देखोगे जो आपने लाइट कहीं पे डाली और वो लाइट यहां से एब्जॉर्ब हुई, तो हम इक्वेशन बोलते हैं कि इसका जो एच न्यू है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू W प्लस वॉट, W प्लस के। ये बस ध्यान रखना यहाँ पे, ये के क्या है, इट इज द के मैक्स, मतलब बोला रहा है कि इस इक्वेशन से आपने के की वैल्यू निकाली, वर्क फंक्शन नोन है, तो बोला गया क्या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उन सबकी एनर्जी के मैक्स के इक्वल होगी, नहीं, ये काइनेटिक एनर्जी जो इससे निकलती दैट इज के मैक्स, जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी के मैक्स के इक्वल या उससे कम और 0 से ज्यादा होगी। मतलब ये तो बिल्कुल सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है, जिसके लिए वर्क कितनी एनर्जी चाहिए, W, वर्क फंक्शन डिफाइंड यूसी के लिए, जो बिल्कुल सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स, सरफेस से थोड़ा सा अंदर वाला इलेक्ट्रॉन निकलता तो उसे सरफेस तक आने में कुछ एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती, फिर जो एनर्जी स्पेंड करती वो W करनी पड़ती सरफेस को छोड़ने में, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती, वो थोड़ी सी कम होती, मतलब HU का कुछ पार्ट किसमें चला गया, W में, और कुछ पार्ट पहले ही चला गया, और तो उसकी के क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। ऐसा भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन इतने अंदर वाला निकल रहा कि उसकी सारी की सारी एनर्जी HU बाहर तक आने में, सरफेस तक पहुंचने में ही खर्च हो गई, और उसकी एनर्जी क्या हुई, सरफेस तक पहुंचने में इतनी एनर्जी खर्च हो गई कि बस उसके पास एनर्जी बची कितनी, W के इक्वल।
तो उस W के इक्वल वाली एनर्जी से वो बाहर आ जाएगा, लेकिन बाहर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। इसलिए क्या होगा, एनर्जी ये K जो होती है इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने वालों की, वो K मैक्स और जीरो के बीच में होगी। अब इसी को आप डिफरेंट फॉर्म में इक्वेशन लिखते हो तो hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू W प्लस K मैक्स, या फिर आप इसी को लिख देते हो कि W प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में E इंटू वी एस अपॉन वॉट, E इंटू वी एस लिख देते हो। बस कैलकुलेशन में ध्यान रखना, अगर आपने Vs निगेटिव होता है, निगेटिव तब लो जब E भी निगेटिव डालो। अगर आप Vs का केवल मैग्नीट्यूड डालोगे तो E का भी केवल मैग्नीट्यूड डालना, E का भी क्या होगा, केवल मैग्नीट्यूड डालना। समझ रहे हो ना, इज दैट क्लियर? अगर बोला जाए कि आपने इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी को 2 गुना कर लिया, इसका आपने 2 टाइम्स कर लिया, तो क्या एनर्जी 2 टाइम्स हो जाएगी? 2 टाइम्स नहीं, 2 टाइम्स से ज्यादा हो जाएगी। ये पार्ट तो स्टैटिक रहा ना, ये पार्ट मान लो 30 था और ये पार्ट 15 था, ये 45 था, ये पार्ट 30 था, सॉरी ये पार्ट 10 था और ये 20 था। आपने इसे क्या कर दिया, 30 इसे आपने कर दिया, ये 20, ये 10 और ये 30। अब आपने इसे 60 कर दिया तो ये तो 10 ही रहा, तो ये पार्ट कितना हो गया, 50। मतलब पहले 20 था, 50, 50 का मतलब 2 गुने से भी ज्यादा हो गया, 2 गुने से भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है ना। अब इसी में जब लोग ग्राफ के टर्म्स में देते हैं, क्योंकि जैसे लास्ट ईयर जी एडवांस में क्वेश्चन आया था, रियली आई एम टेलिंग यू कि आप वो 3 बार दे रखे थे फेनोमेनन, 3 केसेस में आप केवल उनकी इक्वेशंस लिखना, जो जैसा दे रखा, किसकी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, किसकी काइनेटिक एनर्जी 2 गुनी है, आप केवल इक्वेशन लिखना और आप देखना जो ऑप्शंस होंगे उसी इक्वेशन से केवल आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इस पार्ट में अब अगर क्वेश्चन में कोई, जैसे मैंने बोला कि अभी K मैक्स वाला पार्ट बताया, ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन उसमें और भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे बेस्ड मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन में होता है, तो आप उस चीज के लिए ध्यान दोगे कि जब एक इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आपने डाले और सरफेस से यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो आगे वाले इलेक्ट्रॉन पीछे वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करते हैं, एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, नेगेटिव फोर्स इसको रिप्लाई करते हैं। और अगर आप इन इलेक्ट्रॉन्स को किसी पॉजिटिव प्लेट से अट्रैक्ट करते जाओ, ताकि स्पेस चार्ज, यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में चार्ज है, दैट इज कॉल्ड स्पेस चार्ज, स्पेस चार्ज का अमाउंट कम होगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव प्रेशर नहीं लगेगा ज्यादा, ये आराम से इस ओर आएंगे। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पे करंट I वर्सेस V का, ये V इसका वोल्टेज होता है, ये V जो सामने वाला इलेक्ट्रोड है उसका वोल्टेज होता है। तो आपका ग्राफ मान लो ऐसा आया, इस ग्राफ का मतलब हुआ जब ये वोल्टेज V, इस प्लेट का वोल्टेज V क्या है, 0 है, करंट इतनी थी, उसके बाद ही तो कुछ करंट बढ़ गई जब आपने इस वोल्टेज को पॉजिटिव किया। अगर आपको लगा कि जब ये वोल्टेज 0 था, सामने वोल्टेज 0 था, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले सारे के सारे पहुंचने चाहिए थे उसी रेट से। इलेक्ट्रॉन्स 10 यहां से निकले पर सेकंड, तो 10 ही पहुंचने चाहिए थे। लेकिन आपने देखा जब इसे आपने पॉजिटिव करा तभी करंट में क्या हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, मतलब मे बी मेरे ग्राफ में ऐसा बन गया उसका थोड़ी सा इंक्रीज हो। क्यों? जो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे एक्यूमुलेट हो गए थे आगे वाले इलेक्ट्रॉन के प्रेशर की वजह से, जैसे उसकी वेलोसिटी क्या थी, बिल्कुल थोड़ी सी वेलोसिटी थी, मतलब बिल्कुल वेलोसिटी 0.01 मीटर पर सेकंड थी इस इलेक्ट्रॉन की। अब उसके आगे अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, इसे पीछे रिपेल करेगा, उसकी वेलोसिटी को 0 कर दिया, 0 कर दिया तो क्या होगा, आगे नहीं आएगा। तो निकले 10, पहुंचे केवल 8, क्योंकि बीच में किसी वेलोसिटी आ गई 0। या फिर जब निकले ही तभी वेलोसिटी 0 थी, जब वो निकले तब वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, तो इलेक्ट्रॉन तो नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर आपने पोटेंशियल पॉजिटिव कर दिया तो जो वैसे रुकने वाला था या वैसे रुका हुआ इलेक्ट्रॉन था वो भी पहुंच जाएगा। तो पर सेकेंड जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे एग्जैक्टली क्या होगा, उतने ही यहां पहुंच जाएंगे और उससे करंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो सैचुरेशन करंट जो होगा, जैसे आप बोलो जब V 0 था तो सैचुरेशन करंट क्यों नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन। जब आपने इसका पोटेंशियल नेगेटिव किया तो उसने इलेक्ट्रॉन की स्पीड को रिटार्ड किया स्टॉपिंग पोटेंशियल में, और इतनी स्पीड, इतने नेगेटिव पोटेंशियल के लिए क्या हुआ, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाया क्योंकि K मैक्स इंटू VS के इक्वल हो गया। समझ रहे हो? अब इसी ग्राफ में जो है, जैसे आपसे बोला गया कि ये भी चीज बहुत समझना जरूरी है, जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो आप नंबर ऑफ फोटॉन्स